दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पुर्तगीज और डच यूरोपीय कंपनीज की कॉमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में क्वेश्चन आंसर के रूप में वीडियो बनाया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो 17th और 18th सेंचुरी में कॉमर्शियल एक्टिविटी किए हैं उसके बारे में मुख्य बातें क्वेश्चन आंसर के रूप में आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यह आप सभी लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं मनीष कुमार हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पहला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पहले भारत आने वाले अंग्रेज कौन थे? इसमें पहला नाम आता है राल्फ फिच का, जो 1591 में समुद्र के रास्ते बर्मा और भारत पहुंचे थे। इसके बाद जेम्स लैंकास्टर भी 1591-92 में ही केप कमोरिन और पेनांग पहुंचे। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल भूमार्ग से रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का पत्र अकबर के नाम लेकर आए थे। इस पत्र का उद्देश्य भारत में अंग्रेज़ों को भी पुर्तगाली व्यापारियों की समान व्यापार की सुविधा का अनुरोध था। दूसरा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी। उस समय इसे मर्चेंट एडवेंचरर्स के नाम से जाना जाता था। तीसरा प्रश्न, रॉयल चार्टर क्या था या शाही फरमान क्या था? 31 दिसंबर 1600 को मर्चेंट एडवेंचरर्स, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता था, इस कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर दिया, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया। क्वीन एलिजाबेथ भी इस कंपनी की शेयर होल्डर में से एक थी। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में कब आए थे? कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में 1608 में आए थे। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों का अंग्रेज़ों के प्रति किस तरह का रवैया था? पुर्तगालियों का अंग्रेज़ों के प्रति रवैया विरोध का था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि भारत में अंग्रेज़ उनके साथ व्यापार में प्रतिस्पर्धा करें। इसलिए वे मुग़ल सम्राट को अंग्रेज़ों को किसी भी तरह की रियायत देने से मना करते थे। सर थॉमस रॉ मुग़ल दरबार में कब पहुँचे थे? सर थॉमस रॉ मुग़ल दरबार में 1615 में पहुँचे थे। सर थॉमस रॉ क्या हासिल कर सके? सर थॉमस रॉ को मुग़ल शासक से सुविधाएं प्राप्त करने में सफलता मिली। मुग़ल शासक जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पूरे मुग़ल साम्राज्य में व्यापार करने का फरमान जारी किया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में आगरा, अहमदाबाद और भरूच में अपनी फैक्ट्रियां खोली। इससे पहले 1614 में सूरत में अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री खोल ली थी। अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच भारत में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गईं और क्यों? अंग्रेज़ तथा पुर्तगालियों के बीच भारत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गईं। ये लड़ाइयाँ 1613, 1614 और 1620 में लड़ी गईं। अंग्रेज़ों को पुर्तगालियों के विरोध के बाद यह पता लग गया था कि यदि मुग़ल साम्राज्य से किसी भी तरह की व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना है तो उन्हें अपना बल दिखाना होगा, और इसके लिए उन्हें पुर्तगालियों के साथ लड़ाई करनी होगी, जिससे कि पुर्तगाली मुग़ल सम्राट की बातों में ना आए। अगला प्रश्न, बॉम्बे कंपनी के नियंत्रण में कब से आया? बॉम्बे कंपनी के नियंत्रण में मई 1662 के बाद से आया। मई 1662 में बॉम्बे इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को दहेज मिला था, जब उन्होंने कैथरीन नोबरगेंजा से शादी की थी। इसे बाद में चार्ल्स सेकंड ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 50,000 पाउंड में बेच दिया था। भारत में इंग्लिश सेटलमेंट कहाँ कहाँ थे, इनके नाम बताएं।
भारत में ब्रिटिश सेटलमेंट साउथ इंडिया में मछलीपट्टनम, आराम गांव, मद्रास में था। पूर्वी भारत में हरिहरपुर, बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना और ढाका में था। और पश्चिमी भारत में ब्रिटिश फैक्ट्री सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, भरूच, चौल, दाभोल में थी, जबकि उत्तर भारत में दिल्ली और आगरा में थी। अगला प्रश्न, भारत से इंग्लैंड के लिए अंग्रेजी निर्यात क्या क्या थे? किस प्रांत ने निर्यात का बड़ा हिस्सा प्रदान किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से निर्यात करती थी कॉटन टेक्सटाइल या सूती वस्त्र, जिसमें कि कैलिकोज थे, छींट थे, मसलिन था या मलमल, कच्चा रेशम और रेशम के कपड़े, सोरा, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, नील, चावल, चीनी इत्यादि थे। अंग्रेज भारत में जो इंपोर्ट करते थे उसमें बुलियन, चांदी, सोना, नॉन प्रेशस मेटल्स में तांबा, टीन, सीसा और लोहा था। इसके अतिरिक्त ऊनी कपड़े, पर्शियन और चाइनीज सिल्क, कालीन, फाइन ग्लासवेयर, कटलरी, क्लॉक्स, ये घड़ी इत्यादि थे। बंगाल से 60% से भी ज़्यादा माल इंग्लैंड निर्यात किया जाता था। एंग्लो मुगल वॉर कब हुआ था और इसके पीछे क्या कारण थे? एंग्लो मुगल वॉर 1686 से 1690 के बीच हुआ था और इसका मुख्य कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षा थी। इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ? यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई और एक बार फिर वह याचिकाकर्ता के रूप में आ गई। 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा अंग्रेज़ों को क्या विशेषाधिकार दिए गए थे? अंग्रेज़ों को मुगल साम्राज्य के द्वारा कई विशेषाधिकार समय समय पर दिए गए थे। सबसे पहला विशेषाधिकार उन्हें 1651 में दिया गया था, जब नवाब शुजाउद्दीन ने बंगाल में प्रति वर्ष 3000 रुपये ड्यूटी देने पर व्यापार करने का अधिकार दिया था। फिर 1656 में एक निशन या निर्देश जारी किया गया था, जिसमें कि अंग्रेज व्यापारियों की गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया था। 1680 में औरंगजेब ने यह फरमान जारी किया था कि अंग्रेज़ों से 2% कस्टम ड्यूटी ली जाएगी और ½ जिजिया लिया जाएगा। 1691 में बंगाल का गवर्नर इब्राहिम खान था। उसने एक बार पुनः 3000 रुपये फिक्स ड्यूटी पर अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति दी थी। 1696 में अंग्रेज़ों को फैक्ट्री की किलेबंदी का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न, अंग्रेज़ों को कौन से 3 गांव जमींदारी की दी गई थी और यह कब दी गई थी? अंग्रेज़ों को 1698 में सुतनुती, गोविंदपुर और कोलकाता 3 गांव दिए गए थे, जिसको कि जॉन चॉर्नॉक ने कलकत्ता के शहर के रूप में विकसित किया। 1717 का क्या फरमान था? 1717 का फरमान मुग़ल सम्राट फ़र्रुखशियर के द्वारा दिया गया था, जिसके द्वारा पूरे मुग़ल साम्राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कस्टम ड्यूटी दिए हुए व्यापार करने का अधिकार दिया गया और इसी में उन्हें दस्तक दिया गया था, जिससे कि उन्हें कस्टम ड्यूटी से छूट मिले। अंग्रेज़ों और डचों के बीच 1667 का क्या समझौता था? अंग्रेज़ों और डचों के बीच 1667 में जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार डच साउथ ईस्ट एशिया में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को चलाने के लिए सहमत हुए थे और उसी प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
अपनी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र भारत में रखने को राजी हुआ था। चिंसूरा में अंग्रेज़ों ने डचों के साथ युद्ध क्यों किया था? चिंसूरा में अंग्रेज़ों ने डचों के साथ इसलिए युद्ध किया था क्योंकि मिर्जाफर ने गुप्त रूप से डचों की सहायता प्राप्त करने का षड्यंत्र कर रहा था, जिससे कि वह अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त हो सके। अंग्रेज़ों को इसका पता चल गया और उन्होंने डचों को चिंसूरा की लड़ाई में नवंबर 1759 में पराजित किया। डचों ने अंग्रेज़ों और जापानी लोगों का नरसंहार कब और कहाँ किया? 1623 में डचों ने एम्बोयना नामक जगह पर 10 अंग्रेज़ और 9 जापानियों का नरसंहार किया था। डचों और अंग्रेज़ों ने कितने नौसैनिक युद्ध लड़े? डचों और अंग्रेज़ों ने 17वीं शताब्दी में 3 नौसैनिक युद्ध लड़े। ये नौसैनिक युद्ध 1652 से 1654 के बीच में, 1665 से 1667 के बीच में, 1672 से 1674 के बीच में लड़े गए थे। 18वीं सदी में भी एक और नौसैनिक युद्ध दोनों ने लड़े थे। अब हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जानेंगे। पहला प्रश्न, व्यापारिक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में किसने पहल की थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में पहल करने का श्रेय लुई 14 के वित्त मंत्री कोलबेर को जाता है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कितनी राशि दी गई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांसीसी सरकार ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था 30 लाख लीवरे का। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और इसका निर्माण वित्त मंत्री कोलबेर द्वारा किया गया था। कंपनी के कामकाज को शुरू करने के लिए भारत कौन आया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को शुरू करने के लिए फ्रांसवा कैरन और मैरकरा आए थे। भारत में फ्रांसीसियों की बस्ती के नाम बताएं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, मछलीपट्टनम, सैंथोम, पौंडीचेरी, माहे, चंद्रनगर, यानम और करिकाल में अपने व्यापारिक केंद्र खोले थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर पौंडीचेरी में था, जिसको बनाने का श्रेय फ्रांसो मार्टिन को जाता है। 18वीं शताब्दी की पहली तिमाही में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन क्यों हुआ? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी में संसाधन के अभाव में हुआ और इसके चलते फ्रांसीसी फैक्ट्रियों को अबंडन करना पड़ा, उन्हें छोड़ना पड़ा था, बंद करना पड़ा था। कंपनी के भाग्य को किसने पुनर्जीवित किया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय लियोनॉर और ड्यूमस को जाता है, जो 1725 के बाद जिन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य को बदलने का काम किया। 1740 के दशक की शुरुआत में कंपनी का उद्देश्य क्या बन गया था? 1740 के दशक के शुरुआत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार फिर से अपने साम्राज्य का विस्तार करने पर ज़्यादा जोर देने लगी थी और अपने जो उसकी जो कॉमर्शियल मोटिव थी वो उसने बैक सीट ले लिया था। साथियों, यह इंफॉर्मेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित अगर आप लोगों को यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।